हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। जैसे कि हमें पता है कि हमारा अटेम्प्ट अब बहुत नज़दीक आ चुका है और मैम इस टाइम पे हम चाह रहे हैं कि लीस्ट पॉसिबल टाइम में यू शुड मेक अस रिवाइज द रेलेवेंट चैप्टर्स दैट हैव अ गुड वेटेज इन द अपकमिंग एग्जाम. सो आई एम ब्रिंगिंग अप द डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट रिविजन लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन द चैप्टर दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. अब हमारी कोशिश रहेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम कम से कम टाइम में covering all the provisions of this chapter. We will be revising this particular chapter. So wait, किस चीज का है यार? Let's get started. चलो फटाफट. जैसे कि हमें पता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम स्टूडेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जहां से हमें पता है मिनिमम 6 मार्क का जो क्वेश्चन है हमारे अटेम्प्ट के लिए आता ही आता है, राइट? तो मैम इस चैप्टर को करने से हमें 6 मार्क्स का कंफर्मिटी मिलता है. You can revise the provisions of this chapter with me and then you can do the marked selected questions of this particular chapter जो आप लोगों ने हमारे साथ जब रेगुलर क्लासेस करे थे या आपने जहां से भी क्लासेस किए हैं आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट करके रखे होंगे जो आपको लास्ट मोमेंट पे एंड मोमेंट पे रिवाइज करना है. सो रिवाइज दिस चैप्टर विथ मी एंड देन डू दोस क्वेश्चन. दिस चैप्टर विल बी डन एंड डस्टेड. तो इस चैप्टर के अंदर हमें पता है 2 पार्ट है. पहला है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस एंड द अदर वन इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम. तो यहाँ पे मोटा मोटी एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 6 जो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी. एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में मेजरली हमारे लिए है सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 9. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिडेंशियल स्टेटस दैट इज सेक्शन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं. नाउ सी, व्हेनेवर वी आर कवरिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस वी हैव द सेक्शन नंबर 6 clause 1 that speaks about the residential status of individual. तो वहां पर देखो हम क्लॉज 1 में इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, क्लॉज 2 में हम एचयूएफ के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, क्लॉज 3 में वी स्पीक अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी. सो ये तीनों क्लॉजेस एक एक करके हम लेंगे एंड देन लास्टली हमारे पास है रेसिडुअल कैटेगरी जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी का हो गया. तो उसके बाद जितने भी पर्संस बच गए हमारे इनकम टैक्स में जैसे फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, मीन्स एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स, एचयूएफ एंड कंपनी विल बी कवर्ड इन दी रेसिडुअल कैटेगरी. तो चलो रेसिडेंशियल स्टेटस हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल के लिए जो कि कवर्ड है सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 1 में. नाउ जब भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है. नाउ इस स्टेप पे हमें चेक करनी होती है बेसिक कंडीशन. जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज बेसिक कंडीशन. नाउ यहाँ पे जो बेसिक कंडीशंस हैं यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर एक इंडिविजुअल ने सेटिस्फाई कर ली, देखो दोनों करते तो बहुत अच्छी बात है, एक भी हो जाती है तो भी दैट इंडिविजुअल बिकम रेसिडेंट इन दैट पर्टिकुलर ईयर. मैम इन दैट पर्टिकुलर ईयर मींस कि इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए कैलकुलेट किया जाता है. ऐसा नहीं है मान लो 2021 प्रीवियस ईयर 2021 में एक इंडिविजुअल रेसिडेंट बन गया तो आने वाले हर साल में वो रेसिडेंट कहलाएगा. नो, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर एंड दैट इज सेपरेटली. हर साल का आपको सेपरेटली रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ता है. तो बेसिक कंडीशन 2 हैं, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर ली तो रेसिडेंट, दोनों में से दोनों सेटिस्फाई हो गई तो बहुत अच्छी बात है. मैम दोनों ही नहीं हुई तो यू विल बी नॉन रेसिडेंट. ठीक है, अब बेसिक कंडीशन क्या कहती है ध्यान से सुनना. इंडिविजुअल को जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है तो हमारे अटेम्प्ट के लिए जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है दैट इज 22-23. तो 22-23 में वो बंदा या बंदी इंडिया में कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहने चाहिए या तो कंडीशन ए सेटिस्फाई हो जाए. अगर कंडीशन ए सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमारे पास एक आखिरी रास्ता है दैट इज कंडीशन नंबर बी. तो कंडीशन बी कहती है वो इंडिविजुअल इंडिया में रेलेवेंट, ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर ए का रास्ता, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर. ठीक है, या जो आखिरी रास्ता है, ठीक है, दैट इज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर दैट इज 22-23 में कम से कम 60 दिन दैट इज 60 डेज और मोर. अब देखो ये जो सेकंड कंडीशन है ना दैट इज कंडीशन नंबर बी, इसके 2 टुकड़े हैं. पहला टुकड़ा है कि जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें कम से कम 60 दिन और साथ ही साथ जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे 4 साल हैं. तो हमारा जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 22-23 उससे पीछे 4 साल दैट इज 21-22, 20-21, 19-20 एंड 18-19, राइट.
तो इन 4 सालों में वो इंडिविजुअल कम से कम इंडिया में 365 डेज और मोर, ठीक है, 365 डेज और मोर वो पर्टिकुलर बंदा या बंदी इंडिया में स्टे करने चाहिए, ठीक है, सॉरी नॉट रेसिडेंट। तो मैं वापस से रिवाइज करवा लेती हूँ। इफ एन इंडिविजुअल वांट टू बिकम रेसिडेंट इन इंडिया, उसको सेटिस्फाई करनी होगी बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन ये कहती है वो इंडिविजुअल इंडिया में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा रह रहा है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, आखिरी रास्ता रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज या उससे ज्यादा वो रह जाता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में रेसिडेंट बन जाएगा और वो पर्सन दैट मीन्स हमारा इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाएगा। अच्छा, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो जाकर नॉन रेसिडेंट बन जाता है। दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गई, रेसिडेंट, दोनों सेटिस्फाई हो गई, बहुत अच्छी बात है, रेसिडेंट। नाउ यहां पर देखो, जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, जब भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल का डिटरमाइन करते हो, तो यहां पे जिस दिन वो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है और साथ ही साथ वो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में आ रहा है, ये दोनों ही दिन हमारे स्टे ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया की कैलकुलेशन में काउंट किए जाते हैं। दैट इज द डे ऑन विच ही एंटर्स इंडिया as well as the day on which he leaves India shall be taken into account as the stay of individual in India। जिस दिन आप जा रहे हो और आ रहे हो वो दोनों ही दिन काउंट किए जाते हैं। अब आपका इंडिया में रहना जरूरी है। आप इंडिया में राजस्थान में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, केरला में रह रहे हैं, डजंट मेक एनी चेंज, यू शुड बी एट एनी प्लेस बट यू शुड बी इन इंडिया। मतलब आपका जो स्टे है यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से काउंट किया जाएगा, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, यू विल बी कंसिडर्ड ऑफ हैविंग अ स्टे इन इंडिया। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हर साल के लिए सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर हमने 2 बेसिक कंडीशन देख ली, राइट। इसके अलावा एक सिचुएशन है यहाँ पे एंड दैट सिचुएशन इज 3 केसेस हैं जहां पे कंडीशन नंबर बी आपको चेक करनी ही नहीं है। कौन से वो 3 केसेस हैं? इन द फॉलोइंग केसेस ओनली बेसिक कंडीशन ए इज एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। बेसिक कंडीशन बी को हमें कंप्लीटली इग्नोर करना पड़ेगा। जो बेसिक कंडीशन बी है उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, कंडीशन नंबर बी हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं होती है। अब कब? जब, अब देखो 2 पार्ट है, ठीक है, 2 पार्ट है, ध्यान से सुनना। या तो पर्टिकुलर पर्सन जो है ना वो लीव कर रहा है इंडिया, या तो पर्टिकुलर पर्सन विजिट कर रहा है इंडिया। अब और इंपॉर्टेंट बात है, जो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया का ये मतलब होता है कि उसका जन्म इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी कंट्री के सिटीजन बन जाते हो बाय द वे ऑफ बर्थ, और अगर आपका बर्थ नहीं हुआ है उस इस पर्टिकुलर कंट्री में और आप उस कंट्री के सिटीजन नहीं हो, जैसे मैंने आपको अक्षय कुमार सर का एग्जाम्पल दिया था कि अक्षय कुमार सर इज लिविंग इन इंडिया बट ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज he was born in Canada, he is a Canadian citizen, right? तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हो और आप वहां के सिटीजन बनना चाहते हो तो बाय लॉ आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिटीजन का मतलब जो इंडिया छोड़ के जा रहा है वो इंडिया का सिटीजन है, उसका जन्म इंडिया में हुआ है, और जो विजिट कर रहा है इंडिया वो पर्टिकुलर पर्सन सिटीजन भी हो सकता है इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने? सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन of Indian origin. Now what is the meaning of person of Indian origin? Person of Indian origin का ये मतलब होता है या तो आपके पेरेंट्स या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी पर्टिकुलर पर्सन इंडिया विजिट कर रहा है वो इंडिया का या तो सिटीजन हो सकता है। देखो सिटीजन नहीं है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका ये मतलब होता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के या तो पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दैट इज बेसिकली अ पर्सन who is originated from India, मतलब उनका ओरिजिनेशन इंडिया से, या तो उनके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था। नाउ ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड्स मेटर्नल एंड पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। मेटर्नल का ये मतलब है आपके मम्मी के साइड के जो ग्रैंड पेरेंट्स है दैट इज नाना नानी, एंड पेटर्नल दैट मीन्स पापा के साइड के जो ग्रैंड पेरेंट्स है दादा दादी। उन किसी का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होगा आप इंडिया से ओरिजिनेटेड पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंडीशन नंबर ए से ही रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किया जाएगा, दैट मीन्स रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज, ठीक है, और मोर आपका स्टे होना चाहिए। कब? जब एक पर्टिकुलर पर्सन जो सिटीजन है इंडिया का, इंडिया छोड़ के जा रहा है 2 कारण की वजह से। पहला, ठीक है, एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप,
या ठीक है, या तो आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हो, ठीक है। अब यार आप शिप पे काम कर रहे हो तो वो शिप इंडिया में तो रहेगा नहीं, वो इंडिया से बाहर जाएगा, तो यू आर लीविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, और यू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर दी पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया के बाहर कहीं आपकी जॉब लग चुकी है इस कारण की वजह से, राइट। तो पिछले साल में या तो आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, या फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इन दोनों ही कंडीशन में आपको कंडीशन नंबर ए से आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है ना। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इंडिया विजिट कर रहा है, वो इंडिया का या तो सिटीजन है या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इन दोनों ही सिचुएशन में वो इंडिया आ रहा है और इंडिया से एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, दैट मीन्स आप इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपए से कम अर्न कर रहे हो, मतलब इंडिविजुअल जो सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया के बाहर है, वो इंडिया आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में और इंडिया में उनका नॉन फॉरेन सोर्सेज से, दैट मीन्स इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपए से कम की इनकम है, ठीक है। दैट इज अप टू 15 लाख का ये मतलब होता है 15 लाख तक या उससे कम। तो उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, अप टू 15 लाख, ध्यान रखना, अप टू 15 लाख, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब 15 लाख से कम है और आप इंडिया आ रहे हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कंडीशन ए से डिटरमाइन किया जाएगा। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए, मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, वो इंडिया आ रहे हैं और इंडिया से उनकी नॉन फॉरेन सोर्सेज से, दैट मीन्स क्या बोला मैंने, नॉन फॉरेन सोर्सेज का मतलब इंडियन सोर्सेज से उनकी इनकम जो है 15 लाख से अगर एक्सीड कर जाए, देखो 15 लाख तक है तब तक तो कंडीशन नंबर ए ही एप्लीकेबल होगी, ठीक है, कंडीशन नंबर बी चेक ही नहीं करनी है। बट मैम व्हाट इफ उस सिचुएशन में उनकी इनकम 15 से ऊपर हो जाए, देखो 15 से ऊपर हो जाएगी तो कंडीशन बी वापस से रिवाइव हो जाएगी और कंडीशन बी में सिर्फ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, जहां पे हमें कंडीशन बी में 60 डेज देखने होते थे, अब 60 की जगह आपको 120 डेज चेक करने होंगे। 120 इंस्टेड ऑफ 60 इट्स 120 प्लस 365 और मोर इन दी रेलेवेंट फॉर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो मैंने क्या बोला, 3 कंडीशन, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप एंड एज अ फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन नंबर ए से रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा, ठीक है। देन आप मतलब बेसिक कंडीशन के लिए कंडीशन नंबर ए ही। अब आप इंडिया विजिट कर रहे हैं, आप सिटीजन है इंडिया के या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और आपकी इनकम इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपए तक है, अगेन कंडीशन नंबर ए। मैम 15 लाख से ऊपर हो जाए तो कंडीशन नंबर बी रिवाइव हो जाएगी, बट बी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, इंस्टेड ऑफ 60 डेज 120 डेज हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड एंड रिमेनिंग 365 वाला पॉइंट जो है वो एज इट इज रह जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। इसके बाद हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2020 में एक डीम्ड रेसिडेंसी का क्लॉज आया था, दैट इज सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 1A, जो बात करता है कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो सिटीजन है इंडिया का, जिसकी टोटल इनकम, अब यहाँ पे सिर्फ सिटीजन है, हाँ सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, इसलिए मैंने पीछे आपको चार्ट बनाकर थोड़ा सा बाइफिकेशन देने की कोशिश करी थी। सिटीजन है इंडिया का और उस पर्टिकुलर पर्सन की इनकम, ठीक है, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, दैट इज इंडियन सोर्सेज से उनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। कोई पर्टिकुलर पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया ना आ रहा है ना जा रहा है, सिर्फ उसकी इंडिया से इनकम हो रही है इंडियन सोर्सेज से, फॉरेन सोर्सेज से नहीं, इंडियन सोर्सेज से 15 लाख रुपए से ज्यादा वो अर्न कर रहा है, तो मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में रेसिडेंट है प्रीवियस ईयर में, only if he is not liable to tax in any other country by reason of his domicile or stay, ठीक है, that means he only if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or resident or any other criteria of similar nature। अब आप डीम्ड रेसिडेंट तो बन गए, बट डीम्ड रेसिडेंट हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है, मतलब हमने मान लिया कि आप रेसिडेंट हो, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम आप हमेशा NOR, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही रहोगे। नाउ यहाँ पर एक नोट है, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन ओनली इफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। इट मे बी नोटेड ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूड मैटरनल एंड पैटर्नल, ये हमने देख लिया था। बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। अब आप एक बार रेसिडेंट बन गए तो ये ग्राफ आगे बढ़ता है ROR की तरफ या RNOR की तरफ। अब आप ROR बन जाए, इसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी और यहाँ पे 2 कंडीशंस है और दोनों ही आपको सेटिस्फाई करनी है। तो पहली कंडीशन ये है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट है जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है,
उससे इमीडिएटली पिछले जो 10 साल है उनमें से कोई तो भी 2 साल, ठीक है, जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 22-23, तो इससे पीछे जो 10 ईयर्स हैं, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट 2 ईयर्स वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कम से कम 2 साल आप इंडिया में रेसिडेंट है। एंड अगर हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे 7 साल देखें तो उन 7 सालों में से कम 730 दिन या उससे ज्यादा आप इंडिया में क्या कर रहे हैं, आप इंडिया में स्टे कर रहे हैं। तो 10 में से 2 साल रेसिडेंट होना है, कम से कम 2 साल, ज्यादा हो सकता है बट 2 से कम हुआ तो ये कंडीशन ब्रीच हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप RNOR बन जाओगे, राइट। सो एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और ये इंडिया में थे 730 दिन या उससे ज्यादा इमीडिएटली ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पीछे 7 सालों में कम से कम 730 दिन। तो अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एडिशनल कंडीशंस में कहते हैं कि जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पीछे 10 सालों में कम से कम 2 साल रेसिडेंट, और जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पीछे 7 सालों में कम से कम हमारे जो 7 साल है उसमें आप 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में स्टे कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे अगर आप 2 साल रेसिडेंट है, मान लो 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर आप नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं, मतलब 2 से कम जैसे ही हुआ रेसिडेंस का तो वो RNOR की कंडीशन बन जाती है, और 730 दिन या उससे ज्यादा रहोगे तो रेसिडेंट बनोगे, मतलब 729 डेज और लेस अगर आप रहते हो तो RNOR की कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हो, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये एडिशनल कंडीशंस की दोनों ही कंडीशंस को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो आप RNOR बन जाते हैं। दैट मीन्स ही हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, ठीक है। एंड अगर हम बात करें पिछले 7 सालों की, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे 7 सालों में आप 729 डेज या उससे कम रह रहे हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट मैंने आपको बोला था कि आप इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट तो बन जाते हैं, बट आप डीम्ड रेसिडेंट बन के भी एज पर सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 1 है, आप हमेशा क्या रहेंगे, यू विल ऑलवेज बी RNOR, राइट। तो अ सिटीजन हु इज इन इंडिया इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया अंडर क्लॉज 1A। नाउ अब ये कंडीशन पे ध्यान देना, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली कंडीशन है। यहां पे बोला जाता है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख रुपए से ज्यादा, हमने बोला कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो इंडिया आ रहा है, ठीक है, अ पर्टिकुलर पर्सन, विजिट वाला ही पॉइंट, बट रिमेंबर विजिट वाले पॉइंट में 15 से कम है तो कंडीशन ए से ही रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा, बट 15 से ज्यादा होते ही कंडीशन नंबर बी एप्लीकेबल होती है, जहां पे 60 की जगह 120 दिन सब्सटीट्यूट हो जाते हैं प्लस 365 डेज इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में आ रहा है और वो इंडिया में 120 डेज से तो ज्यादा है बट 182 डेज से कम है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो पर्टिकुलर पर्सन रेसिडेंट तो बन जाएगा बट वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही रहेगा। देखो मैं आपको एक बार फटाफट रिवाइज करवा देती हूं कि RNOR की कंडीशन जो ये हम पढ़ रहे हैं इससे मिलती जुलती कंडीशन मैंने आपको विजिट इंडिया वाला पॉइंट बताया था। कोई पर्टिकुलर पर्सन जो सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है विजिट कर रहा है इंडिया में और उसकी इनकम इंडियन सोर्सेज से 15 लाख तक है तो कंडीशन ए से रेसिडेंशियल स्टेटस, 15 लाख से ज्यादा होते ही कंडीशन बी एप्लीकेबल हो जाएगी बट लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ 60 की जगह 120 दिन सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने देखा डीम्ड रेसिडेंसी में वहां पे सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी इंडिया से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन सोर्सेज से, ठीक है, वहां पे वो इंडिया नहीं आ रहा था, ठीक है, विजिट इंडिया वाला पॉइंट नहीं था, बट उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी दूसरी कंट्री में बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और स्टे वो उस कंट्री में टैक्स नहीं कर रहा है तो यहां पर उसको डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा, बट डीम्ड रेसिडेंट भी हमेशा RNOR ही रहता है। अब जो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया विजिट कर रहा है और 15 लाख से ज्यादा अर्न कर रहा है इंडियन सोर्सेज से और इंडिया में 120 डेज से ज्यादा रह रहा है बट 182 से कम है तो वो रेसिडेंट तो बन जाएगा बट वो हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही रहेगा। तो विद दिस हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नाउ कमिंग टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF दैट इज सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 2। नाउ रेसिडेंशियल स्टेटस जो है HUF का जब हम समझते हैं तो अगेन यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको देखना पड़ता है रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए वो HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पूरी तरीके से इंडिया में है दैट इज फुली
या पार्टली भी इंडिया में है। ना व्हाट इज कंट्रोल और मैनेजमेंट? कंट्रोल और मैनेजमेंट बेसिकली वो प्लेस होती है जहां पे द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर आर लोकेटेड। मतलब उस एचयूएफ के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए जितने भी डिसीजंस है, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस है, इंपॉर्टेंट बिजनेस कंडक्टिंग डिसीजंस है, वो कहां से लिए जा रहे हैं? अगर वो पूरी तरीके से इंडिया से लिए जा रहे हैं रेसिडेंट, पार्टली भी इंडिया से लिए जा रहे हैं तो भी वो इंडिया में क्या हो जाएगा? रेसिडेंट हो जाएगा एचयूएफ। अच्छा, कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली आउटसाइड इंडिया हो जाए तो, होली आउटसाइड इंडिया हो जाए तो इट इज बेसिकली नॉन रेसिडेंट, राइट? सो एचयूएफ इंडिया में रेसिडेंट हो जाता है अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट उसके अफेयर्स का होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है। अब कंट्रोल और मैनेजमेंट का मतलब होता है वो प्लेस जहां पे द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर्स आर सिचुएटेड। नॉन रेसिडेंट का ये मतलब होता है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया से बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। अब देखो, एक बार एचयूएफ रेसिडेंट बन गया तो हमें चेक करना पड़ेगा ये एचयूएफ आरओआर है या आरएनओआर है। तो आरओआर बनने के लिए हम चेक करते हैं कर्ता के ऊपर एडिशनल कंडीशंस। मतलब उस एचयूएफ का कर्ता जो है उसने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब ये कौन सी एडिशनल कंडीशंस? जो हमने इंडिविजुअल के लिए देखी थी सेम, कि यहाँ पे कर्ता जो एचयूएफ का है अगर वो एडिशनल कंडीशंस की दोनों कंडीशन, दैट इज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो इंडिया में रेसिडेंट है, और साथ ही साथ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पीछे 7 सालों में, ठीक है, वो कम से कम 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में। तो सेम दोनों कंडीशंस अगर कर्ता सेटिस्फाई कर देता है तो हमारा एचयूएफ आरओआर बन जाएगा। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करी या दोनों में से एक ही करी, क्योंकि एडिशनल कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? तो एचयूएफ रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशंस या एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो एचयूएफ आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। नाउ दिस पार्ट वाज इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपनी। नाउ कंपनी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत ही सिंपल है। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी इंडिया में रेसिडेंट मानी जाएगी अगर वो इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है? रेसिडेंट तभी माना जाएगा अगर वो इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी का मतलब वो इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब फॉरेन कंपनी की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं POEM की। मैम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम नहीं, यहाँ पे पोएम मींस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो किसी भी फॉरेन कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट दैट इज पोएम उस साल इंडिया में होगा तो माना जाएगा कि वो पर्टिकुलर फॉरेन कंपनी इंडिया में रेसिडेंट है। अब व्हाट इज पोएम? पोएम एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे उस कंपनी के बिजनेस के कंडक्ट के लिए जितने भी कमर्शियल डिसीजंस होते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी को चलाने के लिए जितने भी डिसीजंस हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हैं, वो कहां से लिए जा रहे हैं? भले वो फॉरेन कंपनी है बट उसके डिसीजंस, डायरेक्टिंग, जो डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होती है वो सब कहां से ली जा रही है? तो ये चेक किया जाता है कि कमर्शियल डिसीजंस, बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, जो नेसेसरी कंडक्ट बिजनेस के कंडक्ट के लिए नेसेसरी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस वगैरह वो कहां से हो रही हैं। तो ये सब अगर इंडिया में है दैट मींस पोएम इंडिया में। पोएम इंडिया में मतलब फॉरेन कंपनी इंडिया में रेसिडेंट है। सो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are in substance made, and controller management किसी भी कंपनी का यूजुअली उस प्लेस पे सिचुएटेड होता है जहां पे बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग होती है उसको हेल्ड किया जाता है। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का दैट इज सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 3 कंप्लीट होता है। एंड देन रेसिडुअल कैटेगरी जिसमें फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एवरी अदर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स एचयूएफ कंपनी आ जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर पर्संस इंडिया में रेसिडेंट बन जाएंगे अगर उनके पर्टिकुलर बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट या तो पूरी तरीके से इंडिया में या पार्टली इंडिया में, होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। अगर पूरी तरीके से सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सेम कंडीशन जो हमने एचयूएफ के केस में देखी। कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पूरी तरीके से दैट इज फुली और पार्टली इंडिया में है, पार्टली भी है तो भी रेसिडेंट, बट होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन resident. So with this we complete the first part of the chapter, that is the residential status. Let's proceed with the scope of total income, that is section number 5. Now the next part is scope of total income. Now देखो scope of total income पढ़ाने से पहले सबसे पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए कौन सी इनकम को हम इंडियन इनकम कहते हैं, राइट? तो हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे दैट इज इनकम इज कॉल्ड एन इंडियन इनकम व्हेन दैट इनकम accrue / arise or deemed to accrue / arise in India. Income received in India
और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। देखो अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। और का मतलब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और का ये मतलब होता है कि देखो कोई भी इनकम जिसका अक्रूवल और अराइवल इंडिया में हो रहा है, या मान के चल रहे हैं उसका अक्रूवल और अराइवल इंडिया में हो जाएगा। अक्रूवल और अराइवल का ये मतलब होता है अक्रू और अराइज, दैट बेसिकली मीन्स कि ऐसी इनकम जो इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, उसका सोर्स इंडिया में है, या ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है या मान के चल रहे हैं इंडिया में रिसीव हो जाएगी। दैट मीन्स मान लो कोई इनकम जो अक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है और उसका रिसिप्ट पॉइंट जो है इंडिया के बाहर है, तो भी वो इंडियन इनकम बन जाएगी। और ऐसी इनकम जो अक्रू और अराइज इंडिया के बाहर हुई होगी बट वो रिसीव इंडिया में हो रही है, तब भी वो इंडियन इनकम बन जाएगी। एंड लेट मी टेल यू, जो हमारी इंडियन इनकम होती है ना, वो आर, दैट इज आर ओ आर के केस में भी टैक्सेबल होती है, आर एन ओ आर के केस में भी टैक्सेबल होती है, और एन आर के केस में भी टैक्सेबल होती है। तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इनकम इंडियन इनकम है, दैट मीन्स इनकम अक्रू और अराइज भी इंडिया में हो रही है, मान के चल रहे हैं अक्रू और अराइज इंडिया में हो जाएगी, या मान लो अक्रू और अराइज तो इंडिया में हो रही है, रिसीव इंडिया के बाहर है, दोनों में से कोई तो एक चीज इंडिया में है, या मान लो अक्रू और अराइज इंडिया के बाहर हुई थी और रिसीव इंडिया में हो रही है, या मान के चल रहे हैं इंडिया में रिसीव हो जाएगी, तो वो इंडियन इनकम कहलाएगी। नाउ व्हाट इज बेसिकली फॉरेन इनकम? नाउ फॉरेन इनकम बहुत सिंपल है। फॉरेन इनकम का मतलब है इनकम, ऐसी इनकम जो अक्रू स्लैश अराइज भी इंडिया के बाहर हो रही है, आउटसाइड इंडिया। नाउ यहां पर एंड है, ध्यान रखना, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब दोनों ही चीजें इंडिया के बाहर है। ध्यान देना, इनकम का सोर्स ओरिजिनेशन जो उसका अराइवल पॉइंट है वो भी इंडिया के बाहर है, और रिसीव भी इंडिया के बाहर हो रही है, अरे भाई वो फॉरेन इनकम है। तो फॉरेन इनकम आरओआर के केस में हमेशा टैक्सेबल होती है, बिकॉज आरओआर के केस में हम पढ़कर आ रहे हैं ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, राइट? तो आरओआर के केस में तो टैक्सेबल होगी। अब आर एनओआर के केस में यूजुअली फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, बट यहां पे सिर्फ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जब वो फॉरेन इनकम आरओआर के केस में टैक्सेबल होती है, जब वो फॉरेन इनकम किसी बिजनेस से है जिसका सेटअप इंडिया में है, या वो किसी प्रोफेशन से है, ठीक है, जिसका कंट्रोलिंग इंडिया में है, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वो पर्टिकुलर फॉरेन इनकम किसी ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से है जिसका कंट्रोल या सेटअप इंडिया में है। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट क्लियर? आरओआर के केस में यूजुअली फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, जब वो इनकम किसी बिजनेस से है जिसका कंट्रोल इंडिया में है, या प्रोफेशन से है जिसका सेटअप इंडिया में है। और अगर बात करें एनआर के केस में, तो फॉरेन इनकम कभी टैक्सेबल नहीं होती। भाई नॉन रेसिडेंट फॉरेन इनकम के केस में इंडिया में टैक्स क्यों ही पे करेगा? तो ये जो पॉइंट है ना, इंडियन इनकम क्या है, फॉरेन इनकम क्या है, ये बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहां से अब आपको सेक्शन नंबर 5 दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम बहुत अच्छे से समझ में आएगा व्हेन यू आर क्लियर व्हाट इज इंडियन इनकम, व्हाट इज फॉरेन इनकम। सो देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा टेक्निकल वे में दिया हुआ है, मैंने जैसे आपको करवाया यहाँ पर, उससे आपको बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अब ये क्या बोल रहा है, आरओआर इज असेसिबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। या तो वो रिसीव कर रहा है या उसके बिहाफ पे कोई भी, दैट मीन्स ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है या मान के चल रहे हैं इंडिया में रिसीव हो जाएगी, वो मेरी इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम के रिस्पेक्ट में आरओआर हमेशा टैक्सेबल होता है। अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब ऐसी इनकम जो इंडिया में अक्रू और अराइज हो रही है या मान के चल रहे हैं अक्रू और अराइज हो जाएगी, भले रिसिप्ट इंडिया के बाहर हो रही होगी तो भी वो इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम के केस में आरओआर हमेशा टैक्स पे करता है। आरओआर क्या, आर एनओआर भी पे करता है, एनआर भी पे करता है। और ऐसी इनकम जो अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है और साथ ही साथ रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, मतलब फॉरेन इनकम। तो अभी हमने देखा कि आरओआर के केस में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो सिंपली कह दो ना यार, आरओआर इंडियन इनकम दैट इज इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम विच इज अक्रू और अराइज और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। कोई भी एक चीज अगर इंडिया में है तो वो इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम के रिस्पेक्ट में आरओआर हमेशा टैक्स पे करता है। फॉरेन इनकम जब अक्रू और राइज और रिसिप्ट दोनों ही इंडिया के बाहर है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम के केस में आरओआर हमेशा टैक्स पे करता है, बिकॉज आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करता है। आर एनओआर जो है वो सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स पे करता है,
ठीक है। अब ये इंडियन इनकम है, दैट इज या तो रिसीव हो रही है या रिसीव हो जाएगी, अक्रू और अराइज हो रही है, मान के चल रहा है अक्रू और अराइज हो जाएगी। और फॉरेन इनकम के केस में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, जब आरओआर इंडिया में टैक्स पे करता है, वो इनकम अक्रू और अराइज तो इंडिया के बाहर हो रही है, बट वो ऐसे किसी बिजनेस से है जिसका कंट्रोल या प्रोफेशन है जिसका सेटअप इंडिया में है। ये एक्सेप्शन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और जब हम बात करते हैं एनआर की, तो एनआर हमेशा इंडियन इनकम के रिस्पेक्ट में टैक्स पे करता है, इंडिया में फॉरेन इनकम के रिस्पेक्ट में टैक्स नहीं पे करता। NR is accessible to tax in respect of income which is received or deemed to be received in India by him or on his behalf, accrue or arises or deemed to accrue or arise to him in India। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, और सेक्शन नंबर 5 का अंडरस्टैंडिंग सेक्शन नंबर 9 के साथ इस चैप्टर का बहुत क्लैरिफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो 5 तो हमने पढ़ लिया है, बट एक बार इस टेबल को हम रिवाइज करते हैं एंड इमीडिएटली वी विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 9। अब देखो, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने रेसिडेंट दैट इज ROR है ये, ठीक है, देन NOR है। तो ऐसी इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्लियर है यार, इंडियन ROR हो, NOR हो, NR हो, तीनों केस में टैक्सेबल होता है। इनकम अक्रू और अराइज, ठीक है, अक्रू और अराइज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। देखो, रिसीव्ड हो जाए या डीम टू अक्रू और अराइज, कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी एक चीज, या तो अक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है भले रिसीव्ड इंडिया के बाहर हो, या रिसीव्ड इंडिया के बाहर हो रही है अक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है, कुछ भी एक चीज इंडिया में होनी चाहिए। तो अगेन इंडियन इनकम तीनों के ही केस में टैक्सेबल है। इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, मतलब ये वो एक्सेप्शन वाला पॉइंट। तो देखो, ये फॉरेन इनकम है, और ये फॉरेन इनकम ROR के केस में तो हमेशा टैक्सेबल होगी, बट ये फॉरेन इनकम NOR के केस में भी टैक्सेबल होगी, बिकॉज ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है जब फॉरेन इनकम पे भी NOR टैक्स पे करता है, जब वो फॉरेन इनकम किसी बिजनेस से है जिसका कंट्रोल इंडिया में या प्रोफेशन जिसका सेटअप इंडिया में, तो NOR भी टैक्स देगा। NR तो कभी फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं पे करता। और इनकम अक्रू और अराइज मतलब ये हमारी अदर फॉरेन इनकम है, तो ROR हमेशा फॉरेन इनकम पे टैक्स पे करता है। NOR सिर्फ एक ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में, जो हमने देख ली पॉइंट नंबर 3 में, यहाँ पे नहीं टैक्स पे करेगा, यहाँ पे भी नहीं करेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडियन लैंड, आपको यहाँ पे बहुत जगह पे एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर की भी दी हुई होती है, सो दैट इज बेसिकली टैक्सेबल। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1, तो तीनों ही केस में एग्जेम्प्ट है। अच्छा, डिविडेंड का पॉइंट भी कई बार आ जाता है, आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है किसी इंडियन कंपनी से। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2020 तक, ठीक है, एक अमेंडमेंट आया था बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2020 में। वो अमेंडमेंट ये कहता था कि पहले तो डिविडेंड जो भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती थी उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी, तो कंपनी ने एक बार डिविडेंड पे टैक्स पे कर दिया तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था। बट अमेंडमेंट लाया गया, उससे पहले एग्जेम्प्ट होता था, बट 1 अप्रैल 2020 से कंपनी ने DDT पे करना बंद कर दिया। दैट मीन्स कंपनी ने अब डिविडेंड पे टैक्स नहीं पे किया, मतलब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, तो पूरी तरीके से टैक्सेबल है। आप चाहें तो ये पॉइंट पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। आप सिर्फ ये याद रखें कि डिविडेंड अगर कंपनी इंडियन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। अच्छा, पास्ट की कोई अनटैक्स इनकम है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दी सेक्शन नंबर 9 कि ऐसी कौन सी इनकम है जिसको माना जाता है दैट इट विल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, दैट इज सेक्शन नंबर 9। सो वी हैव टोटल 9 पॉइंट्स हियर, और एक रेसिडुअल पॉइंट और है 50,000 रुपीज से ऊपर का पेमेंट, ठीक है, वो हम देख लेंगे लास्ट में। चलो, सो सबसे पहला, अब देखो यहाँ पर जो हमारी स्पीड होने वाली है वो थोड़ी सी तेज स्टूडेंट्स होने वाली है, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। सो इनकम किसी बिजनेस कनेक्शन से है और इंडिया में है, या बाय वर्च्यू ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इनकम एक्चुअली अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। देखो, सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो पॉइंट्स है बेसिकली NR को टारगेट करते हैं। किसको? NR को। अब कोई नॉन रेसिडेंट है जिसको इंडिया में बिजनेस कनेक्शन के थ्रू, मतलब कोई नॉन रेसिडेंट है जिसको इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में किसी बिजनेस कनेक्शन की वजह से, और वो इनकम उसको इंडिया में बिजनेस कनेक्शन की वजह से हो रही है, भले एक्चुअली इनकम उसको इंडिया से बाहर मिल रही हो। दैट मीन्स इनकम अक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब ये इनकम किसको अक्रू और अराइज हो रही है इंडिया के बाहर? किसी नॉन रेसिडेंट को, और उस नॉन रेसिडेंट को किसी बिजनेस कनेक्शन से जो कि इंडिया में है उससे इनकम हो रही है, राइट? तो बिजनेस कनेक्शन किस चीज को बोला जाता है? बिजनेस कनेक्शन का मतलब आप एक नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में एक पर्टिकुलर पर्सन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में एजेंट भी बोलते हैं, वो एजेंट लगा रखा है और वो एजेंट एक्ट
एक्ट कर रहा है उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे, ठीक है। सो बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट। तो कब किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम नॉन रेसिडेंट का एजेंट बोलते हैं? तो पर्टिकुलर पर्सन इंडिया में किसी नॉन रेसिडेंट का एजेंट तभी कहलाएगा जब वो पर्टिकुलर पर्सन के पास अथॉरिटी है कि वो हैबिचुअली उस नॉन रेसिडेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करे, कंक्लूड करे। कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड करना मतलब मान लो कोई नॉन रेसिडेंट है, उसने मान लो कोई मिस्टर राम है, अब मिस्टर राम के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो क्लाइंट सॉलिसिट कर ला रहा है, क्लाइंट को ढूंढ के ला रहा है, ठीक है। और मान लो नॉन रेसिडेंट को क्लाइंट से कनेक्ट करवा दिया, अब नॉन रेसिडेंट और क्लाइंट आपस में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर और मान लो जो भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विस की ट्रेडिंग या डीलिंग यहाँ पर हो रही है, उसको कंक्लूड करने के लिए मिस्टर राम के पास अथॉरिटी है, तो माना जाएगा मिस्टर राम इस नॉन रेसिडेंट के इंडिया में एजेंट है, ठीक है। तो बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है थ्रू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, जो यूजुअली एजेंट कहलाता है, ठीक है, जिसकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए नॉन रेसिडेंट पे। इंडिपेंडेंट होगा तो वो कभी भी बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। तो अथॉरिटी विच इज हैबिचुअली एक्सरसाइज्ड इन इंडिया टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। नाउ यहां पर हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे कंक्लूड करते हो? जब वो नॉन रेसिडेंट की बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तो नॉन रेसिडेंट के नाम पे ले रहा है, एंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और फॉर ग्रांटिंग द राइट टू यूज प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द नॉन रेसिडेंट और दैट नॉन रेसिडेंट हैज अ राइट टू यूज और द प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय दैट नॉन रेसिडेंट। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को आप नॉन रेसिडेंट के नाम पे उसके द्वारा प्रोवाइडेड गुड्स या सर्विसेज को ट्रेड करने पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। या आपके पास आप कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आप नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे हैबिचुअली स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक इन इंडिया। एंड लास्टली, या तो आप हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहे हो या हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट को क्या हैबिचुअली स्टॉक को इंडिया में मेंटेन कर रहे हो, या हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करके ला रहे हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्लाइंट सॉलिसिट करके ला रहे हो, ऑर्डर्स ला रहे हो उस नॉन रेसिडेंट के लिए। तो तीन चीजें, देखो इसको इतना डिटेल में कंफ्यूज होकर नहीं पढ़ना है। तीन चीजें, एजेंट कब इंडिया में एजेंट मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन जो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है वो इंडिया में एजेंट कब कहलाएगा उस नॉन रेसिडेंट का? जब वो उस एजेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को हैबिचुअली कंक्लूड कर रहा है, या हैबिचुअली उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक मेंटेन कर रहा है, या हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करके ला रहा है उस नॉन रेसिडेंट के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो मैं आपको डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू बताना चाहती हूँ। उससे पहले यहाँ पर एक चीज कह रहा है कि एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। तो कोई भी एजेंट जिसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, अगर वो नॉट रेसिडेंशियल स्टेटस, आई एम रियली सॉरी, यहां पर जब एजेंट की बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एजेंट जो है वो इंडिया में इंडिपेंडेंट स्टेटस अगर हुआ तो वो कभी भी बिजनेस कनेक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका डिपेंडेंसी होना चाहिए। तो यू कैन जस्ट रीड दिस पॉइंट, बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट बी स्टैब्लिश वेयर द नॉन रेसिडेंट कैरीज ऑन द बिजनेस एक्टिविटी थ्रू द ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस। ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर, उसको हम इंडिपेंडेंट स्टेटस मानेंगे वेयर ही डज नॉट वर्क होली और मेनली फॉर द नॉन रेसिडेंट। और इंडिपेंडेंट स्टेटस होगा तो हमारा बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। मैंने पहले ही बोल दिया, डिपेंडेंसी होना चाहिए, या तो हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड कर रहा है, हैबिचुअली स्टॉक मेंटेन कर रहा है, या हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करके ला रहा है, ठीक है। नाउ यहां पर ये जो सिक्योर करके लाने वाला पॉइंट है, यहां पर ये एक डायग्राम से मैं आपको बताती हूं कि कैसे बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होगा। मान लो मिस्टर ए जो है वो मिस्टर एक्स के बिहाफ पे, जो एक नॉन रेसिडेंट है, उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मिस्टर ए ने ऑर्डर सिक्योर कर लिया डायरेक्टली मिस्टर एक्स के लिए, तो यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन डायरेक्टली मिस्टर एक्स के लिए स्टैब्लिश हो गया। अब मान लो मिस्टर ए ने एक्ट कर रहे हैं मिस्टर एक्स के बिहाफ पे, मतलब मिस्टर ए जो है मिस्टर एक्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, बट वो ऑर्डर अब मिस्टर एक्स के लिए सिक्योर नहीं कर रहे हैं, वो ऑर्डर किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट जो कि मिस्टर वाई हैं उनके लिए सिक्योर करके ला रहे हैं। तो बिजनेस कनेक्शन कब माना जाएगा? तो बिजनेस कनेक्शन तब माना जाएगा जब या तो मिस्टर एक्स जिसके लिए वो नॉर्मली एक्ट करते हैं, मिस्टर एक्स को या तो मिस्टर वाई कंट्रोल कर रहे हैं, या तो मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स कंट्रोल कर रहे हैं, या टुगेदर मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स दोनों को मिला के कोई थर्ड पार्टी मिस्टर जेड कंट्रोल कर रहे हैं, तो मान लिया जाएगा कि बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया है। किसके लिए? मिस्टर वाई के लिए भी। सो यहां पर ये पॉइंट भी था, मैंने आपको पहले डायग्राम से पढ़ाया है। अब हम पॉइंट पढ़ते हैं। देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट,
ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो किसी नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, वो किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट के लिए ऑर्डर सिक्योर कर रहा है। जैसे मिस्टर ए मिस्टर एक्स के लिए एक्ट कर रहे थे, बट उन्होंने दूसरे नॉन रेसिडेंट दैट इज मिस्टर वाई के लिए ऑर्डर सिक्योर किया है। इस सिचुएशन में बिजनेस कनेक्शन उस अदर नॉन रेसिडेंट के लिए स्टैब्लिश होगा अगर अदर नॉन रेसिडेंट, ठीक है, दैट इज वाई controls the non-resident that is X, या other non-resident is controlled by the non-resident that is Y is controlled by X, और vice versa भी बोल सकते हो, X is controlled by Y, and lastly other non-resident is subject to same control as that of non-resident, मतलब X और Y को मिलके कोई थर्ड पार्टी ही मिस्टर Z कंट्रोल कर रहा है। इन तीनों ही सिचुएशन में बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश्ड मान लिया जाएगा वेयर अ पर्सन हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया मेनली और ओनली फॉर सच नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपका बिजनेस कनेक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज कि अगर आपने किसी नॉन रेसिडेंट को कोई इनकम हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंडिया के बाहर हो रही है, बट वो किसी बिजनेस कनेक्शन से है जो कि स्टैब्लिश्ड है इंडिया में बाय वे ऑफ एनी एजेंट इन इंडिया। ना दूसरी तरीके से भी आपका बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होता है जब उस पर्टिकुलर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होता है। अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस से बिजनेस कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश्ड होता है, तो यहाँ पे दो पॉइंट है। देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी गुड्स का, किसी सर्विस का या किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और वो ट्रांजैक्शन कोई नॉन रेसिडेंट कैरी कर रहा है और वो नॉन रेसिडेंट इंडिया में किसी पर्सन के साथ कैरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ एनी डेटा और सॉफ्टवेयर सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज किसी नॉन रेसिडेंट से जो इंडिया में है उससे ले रहे हो, तो उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन तभी माना जाएगा जब साल भर में उसे जो एग्रीगेट पेमेंट है इस टाइप के ट्रांजैक्शन का इंडिया से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रहा हो, तो उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लिया जाएगा। या मान लो सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इन इंटरैक्शन विद यूजर्स इन इंडिया, मान लो किसी नॉन रेसिडेंट का कोई गेमिंग प्रोडक्ट है, तो इंडिया में जितने भी यूजर्स उस पर्टिकुलर इंटरैक्ट करेंगे उस नॉन रेसिडेंट के पर्टिकुलर गेम के साथ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, तो जितने भी यूजर्स उस गेम को डाउनलोड करेंगे, यूज करेंगे, सो नंबर ऑफ यूजर्स अगर 3 लाख या उससे ज्यादा हो गए तो मान लिया जाएगा उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। तो यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन जितने यूजर्स होंगे उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। तो इन ट्रांजैक्शंस में एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ये कहती है कि ये इन सारे ही ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, क्या बोला मैंने, इन सारे ही ट्रांजैक्शंस में आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अग्रीमेंट, यहाँ पे जो अग्रीमेंट या ट्रांजैक्शंस इंडिया में एंटर हुआ है या नहीं, या मान लो वो नॉन रेसिडेंट जिसके रिस्पेक्ट में इंडिया में आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या यूजर्स वो पर्टिकुलर सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो वो नॉन रेसिडेंट का इंडिया में रेसिडेंट या प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वो नॉन रेसिडेंट इंडिया में डायरेक्टली सर्विसेज रेंडर कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिजनेस कनेक्शन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो जाएगा बाय द अबव 2 कंडीशंस, जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है या नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया में एटलीस्ट 3 लाख या उससे ज्यादा है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट, जहां पे किसी नॉन रेसिडेंट को इनकम रिसीव हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ केसेस हैं जब नॉन रेसिडेंट जो है इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, हमने रिवाइज भी किया रेगुलर सेशंस में, कि ऐसी बिजनेस जिसके रिस्पेक्ट में सारी बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में नहीं हो रही है, तो जो बिजनेस एक्टिविटीज इंडिया में नहीं हो रही है उसके रिस्पेक्ट में इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। जब इंडिया से गुड्स परचेज किए जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, बिजनेस कनेक्शन नहीं है। इंडिया में न्यूज या व्यूज कलेक्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं है। इंडिया में सिनेमाटोग्राफ फिल्म शूट कर रहे हो और वो शूटिंग नॉन रेसिडेंट कर रहा है, और उस नॉन रेसिडेंट अगर वो इंडिविजुअल है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। अगर वो नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके सिनेमाटोग्राफ फिल्म शूट कर रहा है, वो कोई फर्म है जिसका कोई भी पार्टनर ना तो इंडिया में सिटीजन है ना तो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। और अगर वो कंपनी है तो उस कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर ना तो सिटीजन है इंडिया का ना तो रेसिडेंट है इंडिया का। तो 4 कंडीशंस देख ली। ऐसा बिजनेस जिसके रिस्पेक्ट में सारी एक्टिविटीज इंडिया में नहीं हो रही है, ठीक है। गुड्स इंडिया से परचेज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, इंडिया में न्यूज और व्यूज कलेक्ट कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया में शूट कर रहे हो सिनेमाटोग्राफ फिल्म, ठीक है, बाय नॉन रेसिडेंट जो कि इंडिविजुअल है, इंडिया का सिटीजन नहीं है। फर्म है तो कोई भी पार्टनर ना सिटीजन है ना रेसिडेंट है इंडिया का। कंपनी है तो कोई भी शेयर होल्डर ना सिटीजन है ना रेसिडेंट है इंडिया का। नाउ एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन SNZ दैट इज स्पेशल नोटिफाइड जोन। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी, ठीक है, जो इन दी माइनिंग ऑफ डायमंड्स के बिजनेस में एंगेज्ड है, तो उस
अगर वो इंडिया आकर इंडिया में जो हमारी स्पेशल नोटिफाइड जोन्स होते हैं वहां पर वो अपने रफ डायमंड्स को डिस्प्ले करते हैं, दैट इज डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड इन एनी स्पेशल जोन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट है, तो यहाँ पर कोई भी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया में नहीं मानी जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये 5 पॉइंट्स जो है एक्सेप्शन है, कई बार ये थ्योरी पॉइंट में एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इन पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा। नाउ बस हमारा सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट ही होने वाला, मेजर पार्ट था वो पॉइंट नंबर 1 था। नाउ इनकम किसी प्रॉपर्टी से हो रही है, एसेट से हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम जो इंडिया में सिचुएटेड है, मान लो आपका कोई फ्लैट इंडिया में है, आप इंडिया में नहीं रह रहे हो बट वो प्रॉपर्टी इंडिया में और उस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आ रहा है, तो क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में है या कोई एसेट या सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है तो मान लिया जाएगा इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, भले आप इंडिया में नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट, मान लो आपका इंडिया में मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका एक लॉकर है और उस लॉकर में आपकी कुछ बुलियंस दैट इज सोने के बिस्किट पड़े। ठीक है, अब वो सोने के बिस्किट जो है ना आपने सेल कर दिए। ठीक है, आप इंडिया आए और आप 2 दिन में सेल करके चले गए, तो क्योंकि वो कैपिटल एसेट इंडिया में था तो उस कैपिटल एसेट पे होने वाला कैपिटल गेन आपको इंडिया में टैक्सेबल होगा, बिकॉज वो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है, एनी इनकम फॉर सैलरी इफ इट इज पेबल फॉर सर्विसेज, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, इंडिया आके आप सैलरी ले रहे हो फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन टू इंडिया, तो उस सैलरी का सोर्स और अक्रूवल अराइवल कहां पर है? इंडिया में, तो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। अब सैलरी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करे किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, दैट इज अक्रूवल और अराइवल इंडिया में ही। और डिविडेंड कोई भी इंडियन कंपनी पे करे, भले वो आउटसाइड पे करे, शेयर होल्डर इंडिया के बाहर है, शेयर होल्डर नॉन रेसिडेंट है, बट पेमेंट डिविडेंड का पेमेंट इंडियन कंपनी कर रही है, तो इंडियन कंपनी इंडिया में क्या है? रेसिडेंट है, एंड बिकॉज दैट कंपनी इज हियर अक्रूवल और अराइवल विल बी इन इंडिया। नाउ यहाँ पे 3 पॉइंट्स है बेटा, इंटरेस्ट का पॉइंट, रॉयल्टी का पॉइंट और लास्टली हमारा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पॉइंट। अब इन तीनों ही पॉइंट्स को मैं कॉमन आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तीनों ही पॉइंट्स, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इन तीनों ही पॉइंट्स का पेमेंट अगर किसी नॉन रेसिडेंट को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, तो देखो पेमेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस पेमेंट का सोर्स, अक्रूवल, अराइवल, उस पर्टिकुलर इनकम का ओरिजिनेशन इंडिया से हो रहा है, तो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है तो इट्स एन इंडियन इनकम एंड इट वुड बी टैक्सेबल इवन इफ इट इज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, नाउ अगर इंटरेस्ट का पेमेंट, ठीक है, मान लो कोई लोन लिया था किसी रेसिडेंट ने और कोई रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है, या कोई रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है, या कोई रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, कोई सर्विसेज अवेल करी थी उसका पेमेंट कर रहा है, तो हमेशा वो डीम टू अक्रू और अराइज मानी जाएगी। बट रेसिडेंट के केस में सिर्फ एक एक्सेप्शन है जब डीम टू अक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी। मान लो उस नॉन रेसिडेंट ने लोन लिया है जिसके रिस्पेक्ट में वो इंटरेस्ट का पेमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को कर रहा है, और वो इंटरेस्ट जिस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बोरो किया है या किसी प्रोफेशन को सेटअप करने के लिए बोरो किया है, और वो बिजनेस और वो पूरा का पूरा जो सेटअप है प्रोफेशन का वो सब इंडिया के बाहर है, मतलब आपने इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए लोन ले लिया और उस लोन का इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो वो डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया नहीं मानी जाएगी। मतलब हमेशा रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को कर रहा है, डीम टू अक्रू और अराइज माना जाएगा। बट एक्सेप्ट वेयर द इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, या किसी रेसिडेंट ने रॉयल्टी पे करी है। ठीक है, अब वो रॉयल्टी आपने किसी राइट, किसी इंफॉर्मेशन, किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए पे करी है और वो आपने यूज करी है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन, जो बिजनेस और प्रोफेशन आप इंडिया के बाहर कंडक्ट कर रहे हो, या आपने फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ली हैं और आपने वो उस बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज ली हैं, या ऐसे सोर्स ऑफ इनकम को अर्न करने के लिए ली हैं जो कि इंडिया से बाहर है। अब कोई नॉन रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, तो इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज तभी माना जाएगा जब वो लोन उस नॉन रेसिडेंट ने रीपे किया है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट ओनली इफ इंटरेस्ट इज पेबल फॉर मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, या नॉन रेसिडेंट ओनली इफ इट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, एंड लास्टली फीस फॉर टेक्निकल सर्विस तभी इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज मानी जाएगी जब एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहा है और वो पेमेंट ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए जिसका सेटअप इंडिया में है। इज दिस पॉइंट क्लियर?
तो ये तीनों ही पॉइंट सेम बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, चाहे इंटरेस्ट चाहे रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, हमेशा डीम टू अक्रू और राइज। रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस हमेशा डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट जब वो इंटरेस्ट का पेमेंट, रॉयल्टी का पेमेंट या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट किसी ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए या ऐसे सोर्स ऑफ इनकम को अर्न करने के लिए जो इंडिया के बाहर है, तो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। या किसी नॉन रेसिडेंट ने किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट किया है, तो वो इंडिया में डीम टू अक्रू और राइज तभी माना जाएगा जब वो इंडिया में किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ यहाँ पर एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, जब इंडिया का रेसिडेंट इंडिया के बाहर किसी नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को बिना किसी कंसिडरेशन के 50,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर देता है, तो वो पेमेंट इंडिया में डीम टू अक्रू और राइज माना जाएगा। तो ये एक रेसिडुअल पॉइंट था जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। सो वेरी क्विकली वी हैव वाइंड अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप इस चैप्टर के प्रोविजन आपने मेरे साथ फटाफट रिवाइज कर लिए होंगे। नाउ यू कैन गो थ्रू दी मार्क्ड क्वेश्चन एंड रैप अप दिस पर्टिकुलर चैप्टर। Thank you so much. Jai Shri Shyam.